एरर क्यों आ रहा है? सोर्स की स्पेलिंग तो देखो तुम क्या लिख रहे हो। सोर्स एरर जब क्लास स्टार्ट नहीं होती है ना तब आपको सोर्स एरर दिखता है स्क्रीन पे, जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आपका हो जाता है। चलो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, क्लास एकदम ओके? फटाक से कमेंट करके बता दो मुझे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इश्यू नहीं है। ओके बहुत बढ़िया। चलो मोनिका हो गई, विजय रोस हो गए, राम कुमार धाकड़ हो गए, लक्ष्मी लोधी होगी, अंशु मिश्रा होगी, पिंकी पिंकी मिश्रा तो पढ़ती है, नाम याद हो गए मुझे आपके बैच में। विवेक हो गया, और कौन है, राहुल हो गया, आकांक्षा हो गई। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऋषु यादव भी है, अनुराग भी है आपके बैच में। ठीक है, स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट की जाए। फिर हम क्या पढ़ रहे थे? हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन ब्लड पढ़ रहे थे, हमारे खून के बारे में पढ़ रहे थे, हम खून खराबा कर रहे थे ना। अब ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा ब्लड क्या होता है, कहाँ बनता है, कितना होना चाहिए, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, ब्लड में रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की कितनी यूनिट आनी चाहिए, ये सब हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था हेलो 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 हेलो। हाँ अब आ गई। ओके ओके, वो मेरे से, मेरे को छींक आई ना इसलिए मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, अब आ गया ना, साउंड आ गया ना अभी। एक्चुअली ना ये माइक ना, इसमें एक प्रेस करो तो म्यूट हो जाता है, दो प्रेस करो तो बंद हो जाता है। तो अभी मुझे छींक आई तो मैं छींकने के लिए इधर गई ना, तो मैंने एक प्रेस कर दिया, अब आ गई होगी।
ओके एक बार मुझे कमेंट करके बताना अभी साउंड आ चुकी है ना, ठीक है ओके चलो 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 भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की साइंस स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मेरी मिस्टेक की वजह से ये आपके साउंड प्रॉब्लम हो गई, पहले आज टेक्निकल टीम वाले क्लास नहीं लगा पा रहे थे ढंग से और फिर मेरी साउंड का इशू हो गया। आज तो क्लास लेट हो गई यार, 10 मिनट क्लास लेट हो गई। ओहो कोई ना, आप 10 मिनट लेट तक पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो स्टार्ट करें अपने आज की क्लास। साउंड आ गई है भाई, कई वीडियो आप बाद में देखो तो आप कह दो कि इस वीडियो में साउंड नहीं है, तो थोड़ी सी 5-7 मिनट के बाद चेक करना, साउंड आ जाएगी। वो मैंने ना, मेरे को एक्चुअली छींक आई और छींक आने से मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया था कि एक बार आप तक छींक की आवाज ना पहुंचे, अदरवाइज क्यों गंदी लगती है कानों में सुनना किसी की छींक खांसी, तो वो ऑफ ही रह गया। ठीक है आ गई वॉइस। चलिए तो हमने क्या पढ़ा था, स्टार्ट करें अपन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन ब्लड। ब्लड क्या होता है, कहाँ बनता है, कितना होना चाहिए, ब्लड में लाल कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में 2 टाइप से कंपोजिशन रहता है। एक हमारे ब्लड में लिक्विडिटी होती है, लिक्विड पार्ट, और ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, कहाँ बनती है प्लाज्मा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा में पानी कितना % होता है, प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। अब मुझे फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि हमारे प्लाज्मा में वो कौन सा मेन प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्य प्रोटीन कौन सा है। प्लीज कमेंट करके फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम आज की क्लास आगे स्टार्ट करें, क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है। हाँ जी, मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का क्लॉट करने के लिए कौन सा मेन प्रोटीन चाहिए होता है जिसकी वजह से अगर वो नहीं हुआ तो हमारे ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। वो कौन सा प्रोटीन था मैम, थ्रोम्बिन प्रोटीन था। गलत आंसर है राहुल, राहुल गलत आंसर, आपने सही से नहीं पढ़ा। मैंने कल पढ़ाया था कि हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन प्रोटीन, हिंदी में फाइब्रिनोजन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में क्लोट बनता है। ये प्रोटीन अगर नहीं होगा ना तो ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये मेन प्रोटीन है। ये क्या है, ये मेन प्रोटीन है, ये मुख्य प्रोटीन है जो ब्लड का क्लॉट करवाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, फिब्रिनोजन। ठीक है, अंशु जी सही ने सही आंसर दिया, विजय ने सही आंसर दिया, बंटी कुमार ने गलत आंसर दिया। बंटी कुमार लिख रहे के, मैंने विटामिन नहीं पूछा है बंटी कुमार। क्वेश्चन ऐसे ही आप एग्जाम में गलत करके आते फिर आके बोलते टीचर ने पढ़ाया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्वेश्चन को तो ढंग से सुनो। चलो स्टार्ट करें। कल हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं बच्चा, फटाक से बताओ। नंबर 1 पे आती है आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या लाल रक्त कणिका कहते हैं। 2 नंबर पे आती है डब्ल्यूबीसी, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिका कहते हैं। और तीसरा आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। ये बात हमने पढ़ ली थी कल की क्लास में कि 3 टाइप की सेल्स होती है। इन तीनों में आरबीसी 99% में होती है, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, और ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड की सेल्स का सिर्फ 1% बनाती है, 1% बनाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं आरबीसी से। हमने कल की क्लास कहां छोड़ी थी, आरबीसी पे छोड़ी थी कि भाई हम कल से पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, कहां बनती है, क्या काम होता है, किसकी आरबीसी सबसे छोटी है, किसकी आरबीसी सबसे बड़ी है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज ये सब बात कर लें इन सबसे में। सबसे पहला आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कप सेल्स, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। हम लोग इसे आरबीसी बोलते हैं, लेकिन जब आप ब्लड रिपोर्ट चेक करते हैं तो इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, तो लिख लीजिए आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी होता है। अब एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या हो गया, एरिथ्रो का मतलब होता है बच्चा रेड कलर। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे एरिथ्रोसिनिक डाई होती है लाल कलर की ठीक है, तो एरिथ्रो का मतलब हमेशा रेड कलर होता है, और साइट टर्म का मतलब होता है सेल। तो रेड कलर वाली सेल कौन सी होगी, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम नहीं होता है। आरबीसी को हम मेडिकल टर्म में एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। जब कभी आपकी रिपोर्ट्स आती है ना, कभी आपने देखी हो ब्लड की रिपोर्ट, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, एरिथ्रोसाइट्स इतनी होती हैं, ल्यूकोसाइट्स इतनी होती हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स इज द अनदर नेम ऑफ आरबीसी। आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं,
एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। बात ये आती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में, जब हम बात करते हैं तो इस बात को जरा ध्यान से सुनना। जब इन तीनों में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी का मतलब होता है संख्या, यानी कि संख्या में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है बच्चा। आरबीसी होती है हमारे खून में मिलियंस में। किसमें होती है? मिलियंस में। मैंने एम लिख दिया, एम फॉर मिलियंस। उसके बाद ज्यादा होती है पीएल। पीएल का मतलब प्लेटलेट्स, या पूरा ही लिख दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। 2 नंबर पे आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती है बच्चा लैक्स में, लाखों में होती हैं। और सबसे कम हमारे खून में डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड्स। ये सिर्फ थाउजेंड्स में होती हैं, हजारों में होती हैं। तो मुझे ये बता दो कि अगर आपसे पूछ ले हमारे ब्लड की मेन सेल्स कौन सी हैं, याद रखना ब्लड की मेन सेल्स होती हैं आरबीसी। मैम ब्लड की मुख्य कोशिका हमने आरबीसी को क्यों बोला? क्योंकि आरबीसी भी लाल कलर की है। लाल कलर की है इसका मतलब आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को जो काम होता है वही तो मेन काम आपके ब्लड का होता है। इसीलिए हम ब्लड की मेन सेल्स आरबीसी को कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया हमारे खून की मुख्य कोशिका कौन सी है, आरबीसी, और सबसे ज्यादा भी कौन सी है, आरबीसी। क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कौन सी है, आरबीसी, और सबसे कम कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। ये होगी क्वांटिटी की बात। अब जब साइज की बात करते हैं, इनके आकार की बात करते हैं, तो बच्चा जो सबसे कम होती है उनका साइज बड़ा होता है, और जो सबसे छोटी होती है उनका साइज, जो सबसे छोटी होती है मतलब जो कम होती है उनका साइज बड़ा होता, और जो ज्यादा होती है उनका साइज छोटा होता। तो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएंगी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद आरबीसी। तो बच्चा 4 क्वेश्चन बन गया आपका। हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा सेल्स आरबीसी, सबसे कम डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी सेल ब्लड की मेन सेल्स में, यानी कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, डब्ल्यूबीसी इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। तो लिख दो यह हमारे खून की सबसे बड़ी कोशिका है, और आरबीसी क्या है, स्मॉलेस्ट। आरबीसी सबसे छोटी है। क्यों है? क्योंकि आरबीसी संख्या में ज्यादा है। ज्यादा होंगी, ज्यादा करनी है तो साइज छोटा रखना पड़ेगा। तो आरबीसी को लिख दो एक पॉइंट और, कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी की क्वांटिटी ज्यादा है, ये हमारे ब्लड की मेन सेल्स होती हैं, लेकिन साइज में क्या होती हैं, ये सबसे छोटी होती हैं। तो पूछ ले हमारे खून में सबसे छोटी कोशिका कौन सी दिखेगी, तो आप करके आना आरबीसी दिखेगी, आरबीसी दिखेगी। अब जब क्वांटिटी की बात ही आई है तो क्यों ना हम बात कर लें कितनी होनी चाहिए क्वांटिटी। तो जब बात करते हैं हम मेल बॉडी में, लड़कों में, नर में, तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था लड़कों में थोड़ा खून ज्यादा होता है, लड़कियों में थोड़ा सा खून कम होता है। लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों के लिए वो कम नहीं है, लड़कों से कंपेयर करोगे तो आधे से 1 लीटर खून किसी भी लड़की में कम मिल सकता है आपको। इसका मतलब मैम जब लड़कों में खून ज्यादा है तो लड़कों में थोड़ी सी आरबीसी भी ज्यादा होंगी। बिल्कुल। तो लड़कों में कितनी होती है, लिख लो 4.5 से 5.5 मिलियंस पर 100 ml HB। इसका मतलब क्या हो गया, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। खून में हीमोग्लोबिन होता है, कल हम पढ़ चुके थे। अगर आपने 100 ml HB लिया, हीमोग्लोबिन लिया, तो उसमें कितनी आनी चाहिए, 4.5 से 5.5 मिलियन आनी चाहिए, अगर आप एक अडल्ट मेल हैं। और अगर आप एक अडल्ट फीमेल हैं तो कितनी आनी चाहिए, 4 से 4.5 मिलियंस पर 100 ml HB। ये क्वांटिटी है आपकी। तो इसी तरीके से आपके आरबीसी को चेक करके डॉक्टर बताता है। आपने देखा होगा ना, आपके ब्लड का सैंपल लेता है, फिर अगले दिन आपको रिपोर्ट देता है, उसमें कहता है आरबीसी इतनी है, इतनी होनी चाहिए, ये आरबीसी आप में कम है, ये आरबीसी आप में ज्यादा है। वो किस अकॉर्डिंग, इसी वैल्यू को, इसी को कैलकुलेट करके डॉक्टर बताता है कि भाई आप में इतनी आरबीसी। मशीन्स होती हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करता, मशीन्स में आपका सैंपल डालता है, वो बता देता है कि भाई इतने सैंपल में इतनी है तो आपके बॉडी में इतना खून है तो इतनी होनी चाहिए, या इतनी है तो कम है तो ये, ज्यादा है तो ये। डॉक्टर इस तरीके से आपको बता देता है। अब मैं आपको बता दूं लड़का और लड़की के खून में सिर्फ आरबीसी का डिफरेंस है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स लड़का लड़की दोनों में बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कौन सी ब्लड सेल्स का डिफरेंस है लड़का और लड़की के खून में, तो खून में सिर्फ आरबीसी का डिफरेंस है बच्चा, बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स दोनों के लिए इक्वल होती है। अब अगर मैं आपसे पूछ लिया बच्चा कि आरबीसी कहां बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा,
ये आरबीसी कहाँ से आई हैं, इनका निर्माण कहाँ हुआ, बताओ जरा। ये आरबीसी कहाँ से आई होंगी इतनी सारी? तो जहां खून बनता है वहीं तो आरबीसी बनेंगी। और खून कहाँ बनता है तो जरा बता दो, बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चा? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा क्या होता है मैम? हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और उस खोखले पार्ट को ही हम बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। इस तरीके से हमारी मान लो एक हड्डी है और इस हड्डी में यहाँ पे बीच में बोन मैरो पड़ा है। तो बोन मैरो के भी ना दो हिस्से होते हैं। क्या? एक होता है रेड बोन मैरो, यहां से इसको बोलेंगे रेड बोन मैरो। और क्यों? क्योंकि यहां से रेड कलर वाली सेल्स बनती हैं यानी कि आरबीसी बनती है। और दूसरा होता है येलो बोन मैरो, दूसरा होता है पीला अस्थि मज्जा। यहां से बच्चा आपका प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनती हैं। तो बोन मैरो को वो हिस्सा जहां से आरबीसी बनती है उसको हम रेड बोन मैरो कहते हैं। इसीलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछे ना आरबीसी कहां बनती है तो ऑप्शन में रेड बोन मैरो भी हो सकता है। आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, यानी कि वो हिस्सा जहां से आरबीसी का ओरिजिन हुआ है, आरबीसी की उत्पत्ति हुई है, उसको हम रेड बोन मैरो कह देते हैं। तो आरबीसी बन गई बोन मैरो में। अब हड्डियां क्या होती हैं? पोरस होती हैं, छिद्रित होती हैं। तो जैसे खून बाहर आया तो उसमें आरबीसी बाहर आ गई। अब बाहर आके आरबीसी क्या है? एक सेल है बच्चा, पढ़ा ना, एरिथ्रोसाइट, लाल कलर वाली सेल, एक सेल है, एक कोशिका है ये आरबीसी। मैम हम खून में आरबीसी क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैंने पढ़ाया है सेल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से कोशिका नहीं दिखती। लेकिन अगर आपने ब्लड के सैंपल को उठाकर एक स्लाइड पे लगा के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर देखो तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ठीक इसी तरीके से दिखेंगे आपको, जैसे ये फोटो है ठीक ऐसे दिखेंगी आपको। पॉइंट क्लियर हो गया? इस फोटो में आपको दिख रहा होगा लाल कलर ज्यादा दिख रहा क्योंकि आरबीसी है, आरबीसी ज्यादा होती है इसलिए आपको आरबीसी ज्यादा दिख रही है इसके अंदर। जब बात करते हैं कि मैम ये आरबीसी बनके हमारे खून में बाहर आ गई, तो आरबीसी एक सेल है और सेल्स तो मैम एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन के बाद मर जाती हैं। तो यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का है, कितने दिन तक ये सरवाइव करती हैं? तो बच्चा 120 दिन तक आपके ब्लड में सरवाइव करती है। कोई भी आरबीसी सेल है वो 120 दिन तक आपके ब्लड में रहती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इन आरबीसी की डेथ हो जाती है। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, या मैं ये कह दूं कि इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूटना। ये आरबीसी टूट जाती है या ये आरबीसी मर जाती है, मरने लग जाती है। अब मरने का मतलब है डिस्ट्रॉय हो गई, टूट गई, अब ये काम नहीं कर सकती। तो ये आरबीसी मरने के लिए कहां जाती हैं? मरने के लिए बच्चा ये हमारे खून से होती हुई लीवर और स्प्लीन, ये दो ऑर्गन है, इनके पास जाती है। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है और स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा या आम भाषा में बोलते हैं तिल्ली ऑर्गन। तिल्ली में कैंसर हो गया आजकल, स्प्लीन कैंसर भी बहुत फैल रहा है। तो मैंने क्या कहा मैंने कहा आरबीसी बनी बोन मैरो में, 120 दिन सरवाइव करी, उसके बाद ये मरने के लिए खून से होती हुई कुछ आरबीसी लीवर में जाती है और ज्यादा जाती है स्प्लीन में। इसीलिए हम कहते हैं कि स्प्लीन में आरबीसी मर जाती है, लेकिन हल्की फुल्की लीवर में भी जाती है, लीवर में कम जाती है। तो अगर आपसे पूछ लेना आरबीसी कौन कौन से अंगों में जाकर मरती हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ वाला सही करके आना। दोनों नहीं है तो बच्चा स्प्लीन को प्रायोरिटी देना, स्प्लीन को आंसर सही करना। ठीक है? स्प्लीन पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ कुछ यहां पर एक ऐसा सा ऑर्गन होता है, ऐसा सा। ठीक है? तो स्प्लीन के अंदर ज्यादा मरती हैं, इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब हो गया आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में हम मरे हुए लोगों को लेके जाते हैं, या आरबीसी का शमशान घाट भी बोलते हैं कभी कभी ना, इसको शमशान घाट या कब्रिस्तान घाट कहा जाता है। क्योंकि मरे हुए लोगों को हम कहां लेके जाते हैं? कहां लेके जाते हैं? शमशान घाट में या कब्रिस्तान में। ठीक है, ऐसे ही आरबीसी मरने के लिए हमारे बॉडी में स्प्लीन में जाती है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का शमशान घाट किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्प्लीन, स्प्लीन को कहा जाता है। अब क्या होता है बच्चा, स्प्लीन में ऐसे इस तरीके से मान लो आरबीसी आ गई, ये मर गई। अब कुछ दिनों के बाद ये आरबीसी जो मरी थी ये वापस से रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाती है।
ये वापस से बनना स्टार्ट होगी। इनका क्या स्टार्ट हो गया? इनका रीजेनरेशन स्टार्ट हो गया। रीजेनरेशन का मतलब होता है बच्चा पुनः निर्माण। जैसे आपने सुना होगा पुनर्जन्म होता है, ठीक है, ऐसे ही ये उनका पुनः निर्माण यानी कि रीजनरेट होना वापस से शुरू हो जाती है। और रीजनरेट होकर ये कहां पर? ये स्प्लीन में ही स्टोर हो जाती हैं। इसका मतलब मैम आप ये कह रही हैं कि जो प्लीहा में आरबीसी आई थी मरने के लिए, ये आरबीसी कुछ समय के बाद रीजनरेट हो जाती है। हाँ जी, और रीजनरेट होकर ये यहीं पे स्टोर रहती हैं, यहीं पे। और जब कभी भी हमारे बॉडी में हल्की फुल्की आरबीसी की कमी होती है, हमारे बॉडी में हल्की फुल्की खून की कमी होती है, तो इसी स्प्लीन से ये आरबीसी बाहर आ जाती है हमारे बॉडी में। तो हम इस स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। जैसे ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड होता है, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में आरबीसी का जो आप बोलेंगे ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो वो स्प्लीन को। भाई जब खून की कमी होती है तो हम कहां से लेने जाते हैं? ब्लड बैंक से। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में हल्की फुल्की खून की कमी हुई, खून का मतलब आरबीसी, क्योंकि आरबीसी मेन सेल्स है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो भाई खून का मतलब आरबीसी हो गया, या आरबीसी है तो वो खून बना रही है। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत क्या होगा, आप कहोगे बच्चा थोड़ा बहुत अगर आपके बॉडी में आरबीसी की कमी है या थोड़ी बहुत आपके बॉडी में खून की कमी हो गई, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कहता है? स्प्लीन स्प्लीन तेरे पास जो आरबीसी स्टोर है वो खून में डाल देना, थोड़े दिन काम चल जाए। तो हम आरबीसी को ग्रेवयार्ड, जो स्प्लीन है उसको आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं और आरबीसी का ब्लड बैंक भी, या ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, बोन मैरो में बनी, 120 दिन तक सरवाइव करी, जो इनका काम है, बेचारी दिन रात अपना काम करती हैं, उसके बाद मरने के लिए स्प्लीन में जाती हैं, मर के कुछ दिनों के बाद वापस से ये रीजनरेट हो जाती हैं और यहीं पे स्टोर हो जाती हैं। अगर आपको कभी चाहिए होगा तो थोड़ा बहुत आरबीसी यहां से आपके बॉडी में वापस आ जाता है इस स्प्लीन से। ठीक है बच्चों, बात कंप्लीट हो गई। अब जब नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है, मैम आरबीसी का शेप कैसा होता है, कैसी दिखती हैं ये, इनका आकार कैसा होता है? तो ये ओवल शेप में दिखती हैं, अंडा आकार की दिखती हैं। आपको मैं एक फोटो दिखा रही हूं, इस फोटो से देखो, ये देखो आपको दिख रही होगी ना आरबीसी, अंडे के आकार की जैसी आपको इस तरीके से आपको आरबीसी दिखती है। लेकिन जब इस आरबीसी को आप लेंस के थ्रू देखोगे, है ना, तब आप माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे ये कैसी दिखेगी? ये बाई कॉनकेव शेप में दिखती है। कैसी? बाई कॉनकेव, द्विअवतलाकार। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीसी कैसे दिखती है, तो आरबीसी या तो ऑप्शन में मिलेगा अंडाकार, अंडाकार भी हो सकती है, या आपका ऑप्शन में मिलेगा बाई कॉनकेव शेप, या बाई कॉनकेव शेप आप देखते होंगे कैसे होते हैं, कुछ ऐसे से आपने बनाए होंगे ना फिजिक्स में, डम्बलाकार। तो कभी कभी ना ऑप्शन में डंबल के आकार की भी आरबीसी दिखाती है। कैसी? डंबल के जैसे, कि आपकी आरबीसी जो है वो डंबल के आकार की भी दिखते हैं। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लेना। ओके, तो आरबीसी का शेप कैसा दिख रहा है आपको? ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा? बाइकॉनकेव शेप, या अंडाकार, या डंबलाकार, डंबल के जैसी, ऐसी आपको आरबीसी दिखती है। जब बात करते हैं हम आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। हिंदी मीडियम में लिखिएगा कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी की जो सेल है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से हमारे बॉडी में एक सेल होती है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे, और इस सेल के सेंटर में बीचों बीच में होता है इसका न्यूक्लियस। लेकिन आरबीसी भी एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी हमारे बॉडी में इकलौती ऐसी सेल है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। बच्चों 1 मिनट वेट करना। हाँ जी जल्दी दो। 1 मिनट बच्चों।
जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्लास है। एक मिनट नहीं देखा। अरे यार बेल बज रही थी, आप लोगों में से किसी को गेट खोल देना चाहिए था। ओके, तो आरबीसी, आरबीसी एक सेल है और सेल के बीचों बीच सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए, लेकिन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। देखो बच्चों, जैसे हमारे बॉडी का ये दिमाग है, इसके अंदर दिमाग होता है, ठीक है, ऐसे ही जब सेल के ब्रेन की बात करते हैं कि सेल का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो इसी न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन कहते हैं। लेकिन आरबीसी के पास तो क्या नहीं है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो हम कह सकते हैं आरबीसी इज ए ब्रेनलेस सेल। ब्रेनलेस का मतलब क्या, आरबीसी के पास ब्रेन नहीं है, यानी कि आरबीसी के पास दिमाग नहीं है। तो याद रखिएगा, आरबीसी के पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। और साथ में ही मैं बता दूं, आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। अब मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस क्या होते हैं, आगे चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आरबीसी के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब मैम आरबीसी के पास एक तो दिमाग नहीं, क्यों नहीं दिमाग, क्योंकि दिमाग हम न्यूक्लियस को ही तो कहते हैं सेल का दिमाग, और आरबीसी के पास न्यूक्लियस है ही नहीं, इसका मतलब आरबीसी के पास दिमाग नहीं है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगला पॉइंट आपको देखो, मैं बता देती हूं आपको कि आरबीसी के पास नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि सारी ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी में होता है, वो सब बातें आगे करेंगे, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। जब आप आरबीसी को देखोगे तो ऐसे अंदर से ऐसे दिखेगी, एकदम ब्लैंक खाली दिखेगी, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रॉपर आपको न्यूक्लियस दिखेगा। जब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे बात ये आती है कि मैम ये जो आरबीसी हैं, ये बनी कहां, मरी कहां, हमें सब पता लग गया। लेकिन अब बात ये आती है कि इन आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ये आरबीसी क्या काम करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, अक्सर एग्जाम में आता है। और जो बच्चा एनडीए सीडीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना बच्चों, मैं बता दूं आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आरबीसी के काम से। जब हम आरबीसी के काम की बात करते हैं तो आपको बोल रहा है आरबीसी ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है आरबीसी। किसका ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का। कभी कभी ऑप्शन में आपको मिलेगा कि आरबीसी गैसों का संवहन करती है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। नहीं, आपको लिखना है आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे पूछेगा आरबीसी का क्या काम है, तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है। तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, इसको टिक करके आ जाएंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आरबीसी ना ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी में। अब कैसे करती है, मैंने कहा आरबीसी किस कलर का है, आप लोग बताओ आरबीसी किस कलर का है बच्चा। आरबीसी मैम रेड कलर का है, रेड कलर का है, इसका मतलब आरबीसी के पास है HB। HB का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, बिल्कुल है भाई आरबीसी के पास, तभी तो आरबीसी किस कलर की दिख रही है हमें, लाल कलर की दिख रही है, ठीक है। अब जब बात करते हैं बच्चा हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, एक कार है, जिस कार में आप बैठ के यहां से यहां गए, यहां से वापस आए, कार में बैठ के आप ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आ गए। ठीक है, से ही हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन एक कार की तरह काम करता है। अब ये अपनी कार में किसको बैठा के लेके जाता है, ऑक्सीजन को, और जब वापस आता है तो किसको बैठा के लाता है, CO2 को। अब कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं मैं आपको। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, ये हीमोग्लोबिन है, ये ना अपने साथ एक बारी में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन है एग्जाम का, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को एक साथ ले जा सकता है, 4। इस तरीके से हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ के लेके जाता है। अब कैसे लेकर गया मैम, कहां लेकर गया, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा यहां आओ, थोड़ा सा कहां आओ, यहां आओ। अब मुझे बताओ कि आप सांस लेते हो,
सांस में क्या लेते हो? हवा। हवा कहाँ से ली आपने? नाक से ली मैम। नाक से कहाँ गई मैम? हमारे गले में विंड पाइप होता है, श्वास नली होती है। श्वास नली कहाँ ले गई आपकी एयर को, हवा को? हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है मैम? खून होता है मैम। खून में कौन सी सेल्स? आरबीसी होती है। आरबीसी के पास क्या है? एचबी। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन। तो अब देखो क्या, आप सांस ले रहे हो तो आप तो एयर ले रहे हो ना, ऑक्सीजन नहीं लेते। मैंने बताई ना ये बात कि हम जब सांस ले रहे हैं तो हम हमारे चारों तरफ की एयर ले रहे हैं। एयर आ गई, अब इस एयर में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, सब कुछ है। तो क्या होता है, इस तरीके से एयर आया, नाक से होता हुआ, मुंह से भी सांस ले सकते हो, विंड पाइप से होता हुआ फेफड़ों में, फेफड़ों में खून, फेफड़ों में खून भरा पड़ा है, खून में आरबीसी, आरबीसी के पास क्या? हीमोग्लोबिन। तो अब क्या होगा, इस एयर में से इस हीमोग्लोबिन के साथ आके कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। क्या जुड़ गया बच्चा? इस हीमोग्लोबिन ने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लिया। हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ेगा, बाकी जितनी भी सारी गैसेस हैं वो इसी रास्ते से इस तरीके से वापस चली जाती है। ऐसे जब आप सांस छोड़ोगे तो उसमें बाहर निकल गई। तो हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया? जल्दी बताओ। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ गया। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक परमानेंट पिगमेंट HbO2 बनाता है और इसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि मैम आप बातों बातों में ये बताना चाह रही हैं कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कैसा है? ऐसा। किसके साथ जुड़ा हुआ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ। बाहर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, हमारे बॉडी में सेल्स में गया तो हमारी आरबीसी के साथ जो हीमोग्लोबिन था उसके साथ जुड़ गया कौन? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ गया हीमोग्लोबिन के साथ। जुड़ गया, क्या बना दिया? HbO2। अब बताओ, ये हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये खून कैसा है? ऑक्सीजन वाला खून कैसा होता है? प्योर। तो ये खून कहां जाएगा? हमारी सेल्स के पास जाएगा। तो ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो सबको चाहिए ना, ब्रेन को चाहिए, लीवर को चाहिए, किडनी को चाहिए, फेफड़ों को चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। हम पढ़ चुके हैं बिना ऑक्सीजन के कोई ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के पास। ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी टिश्यू, ईच एंड एवरी ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा। और ऑर्गन्स किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के। और सेल्स के पास क्या होता है? ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन जाके इस ग्लूकोज को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ATP बनता है। तो ये ऑक्सीजन कौन लेकर आ रहा है सेल्स के पास? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर आ रहा है। तो हीमोग्लोबिन ऐसे भागा भागा आया, क्या लेके आया? ऑक्सीजन। किसके पास? किसी भी ऑर्गन की कोशिका के पास। अब हीमोग्लोबिन ने लाके ऑक्सीजन यहां छोड़ दिया, लेकिन हीमोग्लोबिन जब भाई साहब जा रहे होंगे वापस तो क्या होगा? अपने साथ क्या लेकर जाएंगे वापस? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा ना, हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, जो गाड़ी अपने साथ आई तो ऑक्सीजन को लेकर आई, जाएगी तो CO2 लेकर आएगी। तो इस तरीके से CO2 लेकर आता है। तो जैसे वापस आएगा CO2 के साथ तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ा हुआ आएगा। तो यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया HbCO2 और इसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि, अब सुनो, सारी चीजों को वापस से रिपीट करवाती हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने ऊपर लिखा बोर्ड पे साफ साफ कि आरबीसी का क्या काम होता है। तो मैंने लिखा आरबीसी ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। कहां पे? हमारे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में, पूरे बॉडी की सेल्स में। ऑर्गन्स किसके बने हुए हैं? टिश्यू। टिश्यू किसके बने होते हैं? सेल। तो हमारी बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन किसने पहुंचाया? हीमोग्लोबिन गाड़ी ने। तो हीमोग्लोबिन आई गाड़ी, किसको लेकर आई? ऑक्सीजन को। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ला रहा है? इतने सारे। अब हीमोग्लोबिन तो बहुत सारे होते हैं, है ना?
और जब आई तो कैसे, HbO2 की फॉर्म में। इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब ये हीमोग्लोबिन वापस जा रहा तो बोलते हैं इसको हमारी सेल्स कि हीमोग्लोबिन चल वापस जाते समय क्या ले जा, CO2 ले जा, यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ले जा। तो अब बताओ आरबीसी रेड कलर की है, रेड कलर का मतलब हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ने क्या काम किया, ये दोनों काम किए। इसका मतलब आरबीसी ने क्या काम किया, ये दोनों काम किए। यस, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब अगर मैं आपको कह दूं कि मैं आपके खून से आरबीसी निकाल दे रही हूं तो क्या आप जिंदा रहोगे, नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि भाई खून से आरबीसी निकाल ली तो किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, ऑक्सीजन का, मर जाओगे, है ना। ठीक है, अब यहां पर एक थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं फॉर द पीसीएस स्टूडेंट। पीसीएस वाले बच्चों ध्यान से सुनना, क्या सुनना कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 100% हीमोग्लोबिन करता है। 100% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता रहता है, यहां से वहां, यहां से वहां। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ 75% करता है। कितना, 75%। ऑक्सीजन तो लेके गया 100%, लेकिन CO2 वापस 75% ही लाया। तो मैम ये 25% CO2 कहां चली गई, 25% CO2 कहीं नहीं गई। आप जानते हैं हमारे बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है, मैम हमारे बॉडी में अप्रोक्स 68 से 70% पानी होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ जुड़ेगी तो एक एसिड बनाती है H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो 25% कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी के साथ मिलकर एक एसिड बना दिया, दैट इज कार्बोनिक एसिड, जिसको हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, 4। हीमोग्लोबिन या आरबीसी का काम क्या है, तो बता देना। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन जोड़ता है, ओनली 75%। और ऑक्सीजन को 100%। ऑक्सीजन का और कोई नहीं जोड़ सकता, कोई विकल्प ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन को कोई और अपने साथ जोड़ रहा होता ना, तो बच्चों हम सिर्फ ऑक्सीजन पे ही जिंदा नहीं रहते, फिर हम कुछ और चीज उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते। कोरोना के समय लोग क्यों मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मर गए ना। अगर ऑक्सीजन कोई और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो भैया हमें ना खून की जरूरत होती ना कुछ और की जरूरत होती। और बाकी का 25% हमारे बॉडी में एक एसिड बना देता है, जिस एसिड को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। फिर ये कार्बोनिक एसिड आयंस में टूट जाता है H+ आयन CO3 नेगेटिव आयंस। इसलिए हमारे बॉडी में H+ आयंस होते हैं और कार्बोनेट आयंस भी होते हैं हमारे बॉडी में। और आयंस आप जानते हैं हमारे बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ जरा आरबीसी का फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अब नोट डाल के, नोट का मतलब 2000 का नोट नहीं है, नोट का मतलब डायरेक्टली एग्जाम में पूछी हुई क्वेश्चन या आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको थोड़ा सा हटके इस चैप्टर से पढ़ना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। सुनो बच्चों, आप सबने सुना है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, है ना, सुना होगा ना आपने ये बात। या आपने सुना होगा सर्दियों में फलाना इंसान, जैसे मेरे परिवार में ऐसा हुआ। मेरे परिवार में एक लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी और अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो प्रेग्नेंट थी 7-8 महीने की। तो उस समय अकेली होगी घर पे, तो सर्दी बहुत पुरानी बात है, 7-8-10 साल पुरानी बात है। तो सर्दी बहुत ज्यादा थी और उसने क्या किया, कोयले पड़े थे, कोयलों को जला लिया और रूम को बंद कर लिया। और सुबह वो लड़की मरी हुई मिली। लड़की ही नहीं, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो दोनों मरे हुए मिले। ठीक है, आपने सुना होगा बंद कमरे में अंगीठी जलाकर या कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, आ जाइए थोड़ा सा बात कर ले। क्यों, क्योंकि आपने ना कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। आप जानते हैं कोयला किसका बनता है, कार्बन का बनता है। ये कार्बन, और कार्बन को जब ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन को खूब ऑक्सीजन मिल रहा है, भाई कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं, इसमें खिड़कियां हैं, इसमें वेंटिलेशन है, तो खूब बाहर से ऑक्सीजन आएगी। हवा में ऑक्सीजन तो है ना, हवा में ऑक्सीजन है, कितना परसेंट होती है आप जानते हैं ना। तो जब खिड़कियां खुली हुई हैं और मैंने इस कमरे में कोयला जलाया, तो कोयले में कार्बन और कार्बन का प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा,
कोई बात नहीं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कर दिया कमरा बंद और मैंने जला दिया कार्बन, यानी कि मैंने कोयला जला दिया। अब जब कमरा बंद कर दिया तो बंद कमरे में ऑक्सीजन का लेवल धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम, यानी कि इस कार्बन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है और इस कार्बन का कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब होता है दहन, जलना, ये कार्बन प्रॉपर नहीं जल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा जल पा रहा है और थोड़ा थोड़ा जला तो इस कार्बन का पार्शियल कंबस्टन हुआ, आधा टूटा और आधा टूटने से अब यहां बनेगा CO और CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पॉइजनियस गैस, यह एक जहरीली गैस होती है। कमरा कर दिया बंद, बंद कर दिया तो कमरे में कौन सी गैस आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। अब कमरे में धीरे 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 आपकी अंगीठी जल रही है और धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। 1-1.5 घंटे के बाद क्या होगा, 1-1.5 घंटे के बाद इतना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा कि धीरे 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 आपको मीठी मीठी सी नींद आएगी। फिर इतना ज्यादा मीठी नींद आएगी कि आपका दम घुटेगा, ऐसा लगेगा कोई गला दबा रहा है और कुछ देर के बाद आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, आप मर जाओगे। ऐसा क्यों, अब सुनो। जब मेरा कमरा बंद है तो मैं सांस तो ले रही हूं, बिना सांस लिए थोड़ी सरवाइव करूंगी। तो जब सांस ले रही हूं तो मेरे सांस लेने से मेरे बॉडी में एयर के फॉर्म में कौन सी गैस ज्यादा जा रही है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जा रही है। जानी क्या चाहिए थी भाई, ये सांस लेने में जाना ये चाहिए, लेकिन चला क्या गया, ये चला गया। अब जैसे ये नाक से गले में पाइप में फेफड़ा, फेफड़े में खून और खून में क्या, खून में मैम हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आ गया। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड फटाक से जाके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे कि मैं जुड़ूंगा तुम्हारे साथ तो, और ये इसके साथ जुड़ जाता है और जुड़कर एक परमानेंट यौगिक बना देता है HbCO, कार्बोक्सी मोनो हीमोग्लोबिन। इस तरीके से यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया। अब ये बताओ, हीमोग्लोबिन तो गाड़ी है, अब गाड़ी में जो डालोगे वो तो लेके जाएगा, तो हीमोग्लोबिन घूमती घूमती ये गाड़ी हमारी सारी सेल्स के बीच में क्या छोड़ के आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ के आ गई। और बच्चों, सेल्स किसका इंतजार कर रही थी, सेल्स अपने ग्लूकोज को लेकर बैठी थी और किसका इंतजार कर रही थी, ऑक्सीजन का। कब ऑक्सीजन आए, कब ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन नहीं आया, ऑक्सीजन की तो पावर कट हो गई, आ क्या गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही इस ग्लूकोज को तोड़ सकता, ये नहीं तोड़ पाएगा। जब नहीं तोड़ पाएगा तो क्या यहाँ पर ATP बनेगा, क्या एनर्जी बनेगा, नहीं बनेगा। तो एनर्जी नहीं बनेगा तो धीरे 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 आपकी सेल्स के पास किसकी कमी हो जाएगी, तड़पने लग जाएंगी वो, किसकी कमी से, एनर्जी की कमी से। और धीरे धीरे आपकी सेल्स में बेचारी काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगी, हल्का हल्का आपको नींद आएगा और फिर दम घुटने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, सारे ऑर्गन्स ऐसे बिलबिलाने लग जाएंगे, समझते हो बिलबिलाने का मतलब, तड़पने लग जाएंगे, किसकी कमी से, ऑक्सीजन और एनर्जी की कमी से। और धीरे धीरे आपका फेफड़ा फेल, आपका हार्ट फेल, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा जैसे कोई गला दबा रहा है, हो सकता है आपका ये विंड पाइप ही फट जाए और आपको हार्ट अटैक आ जाएगी, दम घुट जाएगा, सफोकेशन होगी और आपकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड को सफोकेटिंग गैस, दम घोटू गैस कहते हैं, दम घोटने वाली। ये पॉइजनियस गैस है, ये जहरीली गैस होती है और इसीलिए कहते हैं बंद कमरे में कोयला वोयला जलाकर आप बैठ रहे हो तो खिड़की विड़की खोल लो भैया, दरवाजा खोल लो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सुना होगा कि सर्दियों के समय पहाड़ों पे, कुल्लू मनाली पे 4 लोग गाड़ी में घूमने गए और वो बेवकूफ लोग क्या किए, उन्होंने अंदर गाड़ी में हीटर चला लिया और गाड़ी के दरवाजे शीशे बंद रखे, दरवाजे बंद रखे और गाड़ी के अंदर ही बाद में पाया गया 2 घंटे जाम लगा, गाड़ी में बढ़िया हीटर चला के गाने सुन रहे हैं और 2 घंटे बाद वो मर गए। इसी रीजन से मर जाते हैं, हीटर चल रहा, अगेन कार्बन जल रहा, गाड़ी के शीशे बंद है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया उस गाड़ी में। तो बच्चों, मैं ये बताना चाह रही हूं कि हमारे बॉडी में ये हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो बाहर निकल गया,
लेकिन जब आपने कमरा बंद कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गई और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। और मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा घुलनशील गैस है, सबसे ज्यादा जल्दी जाकर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी। मैंने कहा ना थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन आता ही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन आ तो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं दे रही ना हीमोग्लोबिन के साथ, खुद जुड़ जा रही। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट सोल्यूबल गैस इन ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा और जल्दी घुलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन मत कराना, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी और ज्यादा सॉल्यूबल है हमारे ब्लड में। इसीलिए हम लोग हीटर वगैरह जब चला के सोते हैं या अंगीठी वगैरह चला के सोते हैं कहीं भी बंद कमरे में, बंद चैम्बर में, तो हमारा दम घुटने लग जाता है, सफोकेशन होने लग जाती है, क्योंकि हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में इतना ज्यादा जहर पैदा कर चुकी है कि अब हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, वो काम करना बंद कर दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा यहां तक? तो ये था पॉइंट जो एग्जाम में आता है। देखो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, जहरीली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बन जाता है, सफोकेटिंग गैस कौन सी है, और फिर पूछता है कि कौन सी गैस हमारे खून में सबसे ज्यादा जल्दी घुल जाती है, या ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन कर देती है, ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस आके जुड़ जाती है, ये सिर्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन। देखो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला। अब जब मैंने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर दिया जो मुझे लगता है, तो फिर क्वेश्चन तो कैसे ही आ जाए, हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिखता है? या पूछता है कि जब बंद कमरा होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे कौन सी गैस बनना शुरू हो जाती है, ऐसे 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 करके क्वेश्चन की लैंग्वेज तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, लैंग्वेज का थोड़ी ना अपन कंट्रोल कर सकते हैं, हम तो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका आरबीसी का काम था, मैंने पढ़ा दिया। आरबीसी ऑक्सीजन CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है भाई, हीमोग्लोबिन दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, आरबीसी क्या होती है, कहाँ बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब पढ़ा दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि आरबीसी कम हो जाए तो क्या, ज्यादा हो जाए तो क्या, दोनों ही नहीं होनी चाहिए। और पढ़ाऊंगी किसकी आरबीसी सबसे छोटी है, किसकी आरबीसी बड़ी है, ऐसे 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 सारे थोड़े से आरबीसी और बच गए हैं अभी। फिर अगली क्लास में हम डब्ल्यूबीसी कंप्लीट कर लेंगे। डब्ल्यूबीसी थोड़ा बड़ा है क्योंकि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं, आरबीसी का कोई टाइप नहीं है, आरबीसी इकलौती है अपने माँ बाप के, डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, वो आके पढ़ाएंगे। ओके बच्चा, आरबीसी में लिक्विड, अरे आरबीसी में लिक्विड नहीं होता, आरबीसी तो एक सेल है, इसमें क्या लिक्विड हो सकता है यार? उस लिक्विड में, प्लाज्मा में आरबीसी घूम रही है ऋषि। नो बेटा ऋषु, मैंने कहा आप कह रहे हो कि आरबीसी में कितना % लिक्विड होता है, भाई लिक्विड में आरबीसी घूम रही है, आरबीसी में थोड़ी ना लिक्विड होगा। ओके चलो, आप पूछो कोई क्वेश्चन आंसर। आज फ्राइडे है ना, अब सैटरडे संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, मंडे मिलेंगे आपको। सैटरडे संडे में आप कोशिश करा करो, अगर मंडे से फ्राइडे में कोई क्लास छुट्टी है या कोई नोट्स बनाना छूटा है तो उसको बना ले हम, इसलिए आपको 2 दिन दिए जाते हैं। मैं 2 दिन देती हूँ अपनी पढ़ाई को, आप भी शायद यही करते होंगे जहां तक मुझे लगता है। कोई भी डाउट हो, क्लास समझ में आई, कैसी लगी? अच्छा अब तक तो आप लोगों को मेरी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर अब तक नहीं आया तो फिर आगे नहीं आएगा यार, फिर नहीं आएगा। पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि सब ठीक चल रहा है ना, समझ आ रहा है, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, लग रहा है कि हम बायोलॉजी में झंडे गाड़ देंगे, हैं? लग रहा है ऐसा कि हम पढ़ डालेंगे? अभी तो बहुत ब्लड बाकी है, WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप, सब कुछ। मैम झिंझनी क्यों लगती है? ये व्हाट इज झिंझनी? मोनिका व्हाट इज झिंझनी? झिंझनी क्या होता है? मुझे नहीं समझ में आया, झिंझनी आप किसको बोलते हैं? हाँ आरबीसी का इतना ही काम है अंशु, इसके अलावा आरबीसी से और कोई काम नहीं करवा सकते। आरबीसी का जो काम है वही करने दो, नहीं तो फिर आप काम करने लायक नहीं बचोगे अंशु, यही काम है आरबीसी के, और कोई काम नहीं करता आरबीसी। हाँ जी पिंकी, यस मैम, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, ऋषु कह रहे हैं ओके थैंक यू, समझ में आने लग गया है ना आपके होते हुए मैडम, कोई डाउट नहीं है। अच्छा डाउट ही नहीं आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया। किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी आपका, किसी दिन मैं आऊंगी क्लास में, आपको लगेगा आज मैम पढ़ा रही है, लेकिन उस दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ जब तक 3-4 चैप्टर हो जाएं तो मिक्स क्वेश्चन पूछूंगी, तब पता लगेगा, है ना।
ओके, थैंक यू सम्राट चौहान। झिंझनी ब्लड रुकने से होता है। झिंझनी कोई और शब्द होगा बच्चा जिसका आप मुझे अच्छे से मीनिंग बताएंगे तो मैं बता पाऊंगी। ओके, सौम्या कह रही है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं मुझे रात को डेली घुटन सी होती है, सिट्राजिन से ठीक होता है आधी रात को। इसका मतलब आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है। सिट्राजिन इज ए एंटी एलर्जिक टैबलेट। हमनप्रीत, आपको किसी चीज से एलर्जी हो रही है रात को, आपको अगर सफोकेशन हो रहा है तो कोई ना कोई चीज से एलर्जी हो रही है आपकी, और सिट्राजिन ज्यादा मत खाया करें, ठीक है? हैबिट बन जाएगी डॉक्टर आपके बॉडी को। मैम हमें आपकी क्लास में सब पढ़ते हुए ही याद हो जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई अच्छा लगता है तो। बहुत। मैम आप मेरी बहन हो, ठीक है, बना लो, मुझे दीदी बना लो, आप सबसे बड़ी होंगी। लेकिन पता है मैं ऐसे बोल देती हूँ क्लास में मैं सबसे बड़ी होंगी। और कल कल की बात मैं आपको बताती हूँ। कल मैं गई थी दिल्ली में करोल बाग, कुछ काम से गई थी मैं करोल बाग। वहां पर मैं जैसे ही मैंने खाए थे छोले भटूरे एक शॉप से, बहुत दिनों बाद। मैं जनरली बाहर का खाना नहीं खाती, मुझे लगता है 3-4 में 5-6 1 साल में आप पहली बार ये खाए होंगे, 1 साल में हो गया होगा छोले भटूरे खाए हुए। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, तो मैं ऐसे ही रोड क्रॉस कर रही थी तो एक लड़का आया ऐसे, तो वो कह रहा आप काजल मैम हो? मैंने कहा हाँ। तो अब भाई मैं उसको लड़का बोलूं या अंकल बोलूं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत एजेड अंकल थे, मतलब एजेड थे वो। और मैंने देखा उनको, कह रहे मैं आपसे पढ़ता हूँ, मतलब फ्यूचर कुल के एप्लीकेशन में मैं आपसे बैच पढ़ा हूँ मैम। और फिर मैंने कहा अच्छा आप किस एग्जाम की तैयारी कर? तो उन्होंने बताया कि मैं पीसीएस एग्जाम दे चुका हूँ और यूपीएससी में इंटरव्यू से बाहर हो चुका हूँ। तो मुझे लगा यार मैं तो क्लास में बच्चों बच्चों करते रहती हूँ, ये तो मेरे से कम 8-10 साल बड़े हैं, तो वही है। लेकिन जो छोटे हैं वो मुझे बहन बोल सकते हैं, बड़े हैं वो मुझे प्यार दे, है ना? चलो ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे मंडे को। थैंक यू वेरी सो मच, बाय बाय, टेक केयर।